हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज हम जुड़े हैं फिर से क्लास 7 के हिस्ट्री चैप्टर 3 के साथ। और चैप्टर 3 में हमने पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा था और आज हम आगे के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखने जाएंगे। तो इसका शीर्षक क्या है फ्रेंड्स? तो इसका शीर्षक है दिल्ली के सुल्तान। अब चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अभी चर्चा करना बाकी था, जिसे आज हम अच्छे से समझेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे दिल्ली सल्तनत का विस्तार के बारे में, जिसमें गैरिसन शहर से साम्राज्य की ओर हम चर्चा करेंगे। तो 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में सुल्तानों ने अपना शासन गैरिसन यानी रक्षक सैनिकों की टुकड़ी से किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि गैरिसन का अर्थ क्या होता है, तो आपका जवाब होगा रक्षक सैनिकों की टुकड़ी। गैरिसनों का विस्तार गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गैरिसन शहरों का विस्तार किन किन के राज्यकाल में हुआ था, तो आपका जवाब होगा गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। गैरिसन पर इनका नियंत्रण था, परंतु भीतरी शहरों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। यानी जो गैरिसन शहर था, जो रक्षक सैनिकों टुकड़ी थी, इन पे तो इन शासकों का नियंत्रण था, लेकिन जो भीतरी प्रदेश थे यानी भीतरी शहर थे, उन पे इनका नियंत्रण नहीं था। इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर ही निर्भर करना पड़ता था। अब गैरिसन शहर का तो अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया फ्रेंड। गैरिसन का तो मतलब पता चल गया था कि रक्षक सैनिकों की टुकड़ी है। अब गैरिसन शहर का मतलब, तो इसका मतलब होता है किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं। यानी गैरिसन का मतलब हुआ रक्षक सैनिकों की टुकड़ी और गैरिसन शहर का मतलब हुआ किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भीतरी प्रदेश के बारे में। तो किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं सेवाओं की पूर्ति करे, उसे भीतरी प्रदेश कहते हैं। दिल्ली, सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। सल्तनत के भीतरी सीमाओं के अभियानों का लक्ष्य गैरिसन शहरों और भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना था। सल्तनत की बाहरी सीमा का विस्तार अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत का लक्ष्य करके सैनिक अभियान करके शुरू हुए और मोहम्मद तुगलक के समय में ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए थे फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे मस्जिद के बारे में कि मस्जिद क्या है और किस शब्द से बना है। तो यह अरबी का शब्द है जिसका अर्थ है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। जैसे फ्रेंड्स हिंदू अपने भगवान के लिए आराधना करते हैं, वैसे ही मुसलमान अपने अल्लाह के लिए आराधना करते हैं। और जामा मस्जिद, तो मस्जिद जामी भी इसे कहा गया। यह वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। यानी इनकी नमाज पढ़ने की जगह को जामा मस्जिद कहा गया और जामा मस्जिद को मस्जिद जामी भी कहा गया। इमाम का मतलब क्या होता है? तो नमाजियों जो सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष, यानी ये जो नमाज पढ़ते हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा विद्वान और सम्मानीय पुरुष होता है उसे ही इमाम कहते हैं। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश यानी खुतबा भी देते हैं। यानी जैसे ये लोग जो अपने धर्म के लिए जो उपदेश देते हैं ना, उसे खुतबा कहा जाता है, तो वो देते हैं। अब किबला क्या है फ्रेंड्स? तो नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। यह दिशा, इस दिशा को किबला कहा जाता है। यानी ये लोग क्या करते हैं, तो पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े होते हैं और इस दिशा को किबला कहा जाता है। और यह मक्का की ओर है। मक्का किस तरफ है फ्रेंड? तो भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। यानी ये लोग पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद के बारे में पढ़ेंगे। तो कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद 12वीं सदी के आरंभिक दशक में बनी है। यह मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाया गया है। सबसे पहले शहर में स्थित, इतिहास में इसे दहली ए कोहना यानी पुराना शहर कहा गया। इस मस्जिद का विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। मीनारें 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। बेगमपुरी मस्जिद, यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में उसकी नई राजधानी जहाँपना विश्व के शरण स्थलीय में बनाई गई थी। यानी जहाँपना का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? तो जहाँपना का अर्थ होता है विश्व के शरण स्थलीय। जमाली कमाली मस्जिद, तो ये क्या है? तो सिकंदर लोदी के मंत्री द्वारा बनाई गई मंदिर है, जिसे कहा गया जमाली कमाली मंदिर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं मस्जिद।
अब पढ़ेंगे प्रशासन के बारे में। तो खिलजी और तुगलक के वंश के बारे में भी पढ़ेंगे। तो दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश ने सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने गुलामों, फारसी में बंदगा, को राजनीतिक पदों पर रखा है। खिलजी और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे। गुलामों को सूबेदार और सेनापति बनाया जाता था, परंतु वे अपने मालिकों के प्रति वफादार होते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारों के प्रति नहीं। इससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके को संरक्षण किया जाता था, जिसकी आलोचना फारसी तवारीख के लेखकों में की गई है। यानी ये जो तवारीख के लेखक थे उन्होंने तवारीख में इस चीज़ का उल्लेख किया है। जैसे सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल यानी शराब बनाने वाला या बेचने वाला, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाक नामक बावर्ची, लड्ढा तथा पीर नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इसकी आलोचना की थी, यानी इसके विरोध में उसने बहुत सारी बातें कही होगी। आलोचना करना मीन्स विरोध करना। इक्ता क्या है फ्रेंड्स? तो विभिन्न इलाके जहाँ से राजस्व वसूला जाता है उसे इक्ता कहते हैं। अब हम जानेंगे मुक्ति के बारे में। तो राजस्व वसूलने वाले इक्तेदार या सूबेदार, उन्हें क्या कहा जाता है? मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए गए थे। यानी जो मुक्ति होता था इसका जब हिसाब होता था तो इसके हिसाब को रकम लेने के लिए कि राज्य द्वारा लेखाकार अधिकारी को नियुक्त किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भी राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। उस समय 3 तरह के कर थे। एक, कृषि पर खराज यानी उपज का 50%, मवेशियों पर कर तथा घरों पर कर। अगर आपसे पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे, तो आपका जवाब होगा 3 प्रकार के कर थे। और क्या क्या थे फ्रेंड्स? तो कृषि पर खराज जो था, उपज का 50%, मवेशियों पर कर, घरों पर कर। अब हम एक इम्पॉर्टेंट नोट को भी पढ़ेंगे यहाँ पे कि अफ्रीकी देश मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 14वीं सदी में भारत आया था। अगर आपसे पूछा जाए कि मोरक्को का यात्री इब्न बतूता कौन सी सदी में भारत आया था, तो आपका जवाब होगा 14वीं शताब्दी में। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मंगोल आक्रमण के बारे में। तो चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना यानी आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत पर धावा बोल दिया था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए थे। ठीक है। अब हम अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। अब हम अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, दोनों की विशेषताओं को देखेंगे। तो दिल्ली में 2 बार हमला हुआ, 1299 में और 1300 में, तथा मंगोल 1202, 1203। इसमें अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना खड़ी की और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके शासन के प्रारंभिक वर्षों में हमला सेना परास्त हो गई थी। सैनिकों के लिए सिरी नामक का गेरिसन नामक का शहर बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने, और मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली और कोहना को खाली करवा के उसे एक सैनिक छावनी बना दिया। फिर है किसानों की उपज का 50% वसूल करने लगा अलाउद्दीन खिलजी, और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? तो इसके अतिरिक्त कर लगाया और सस्ती धातुओं का टोकन यानी सांकेतिक मुद्रा चलाई। ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और भी जो है वो भी पढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया? तो सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया, बाजार में सामान की कीमतों पर नियंत्रण लागू किए। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और उसमें मंगोल आक्रमण काफ़ी सफलतापूर्वक सामना किया गया। और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? तो इसने असफल प्रशासनिक कदम उठाए, असफल कश्मीर आक्रमण हुआ, विशाल सेना भंग हुआ, टोकन मुद्रा वापस लेना पड़ा इसे। आप छोटा सा नोट भी यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स कि मुगल तुगलक दिल्ली का एकमात्र शासक जिसने मंगोलों को इलाका तुरान पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही क्या था? तो ये एकमात्र शासक था जिसने मंगोलों का इलाका तुरान पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 15वीं से 16वीं शताब्दी में सल्तनत यानी तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक इनका राज्य था। ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके से प्रबंधन के रूप में आगे चलकर उसने मुगल सम्राट जो 1530 से 1540 तक और 1555 से 1556 तक को चुनौती दी और परास्त किया। सूरी वंश के केवल 15 वर्ष यानी 1540 से
1555 तक शासन किया। अकबर ने 1556 से 1605 अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन को भी अपनाया था। ठीक है, अब 3 श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे कि 3 श्रेणियां कौन कौन सी थी फ्रेंड्स। तो ईश्वरीय शांति, नाइट एवं धर्मयुद्ध। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज की 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। इन समाज को क्या किया जाता है? 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। नाइट को किसे कहा जाता है? तो योद्धाओं का समूह को कहा जाता है जो धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित रहते हैं। ईश्वरीय शांति यानी ईसाई धर्म का प्रसार करने वाले समूह को कहा जाता है। धर्म युद्ध किसे कहा जाता है? तो मुसलमानों के कब्जे में यरूशलेम शहर को छुड़ाने के लिए सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड यानी धर्म युद्ध कहा गया। तो फ्रेंड्स, आज के सीरीज में जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो पॉइंट्स थे वो हमने करा दिए हैं। कल की वीडियो और आज की वीडियो को मिला के हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़ा है तो आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इस पर फॉलो करने के लिए इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।